नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 10 वर्ष के समर्पण और सेवा को आशीर्वाद दिया, उसी की वजह से उनकी सरकार ऐतिहासिक रूप से सत्ता में वापस आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने प्रोपेगेंडा को ठुकरा दिया है। पीएम मोदी ने विपक्षी दल के एक नेता के उस बयान पर खुशी जताई जिसमें उन्होंने कहा एनडीए सरकार के 10 साल हुए हैं, 20 साल अभी बाकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा बनाए संविधान की वजह से वो दोबारा सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि संविधान उनके लिए सिर्फ अनुच्छेद का दस्तावेज नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश ने जनादेश विकसित राष्ट्र के लिए दिया है और इस जिम्मेदारी के प्रति उन्होंने संकल्प जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बीते 10 साल के अपनी सरकार के कार्यकाल को उन्होंने एक बड़ी शुरुआत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब योजनाओं के 100% क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। हर एक नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचेंगी। किसान के सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा बीते 10 साल में कृषि लाभकारी हुई है। बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सच्चे अर्थों में मजबूती दी गई है, जबकि विपक्षी दलों की सरकारों ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने बताया कि खाद के लिए सब्सिडी के रूप में 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जहां तक एमएसपी का सवाल है तो उसमें बढ़ोतरी कर किसानों को सामर्थ्यवान बनाया है। राज्यसभा में लगातार जारी शोर शराबे को लेकर भी प्रधानमंत्री ने खेद जताया। विपक्ष द्वारा वॉकआउट करने को लेकर उन्होंने कहा कि जिनमें सत्य सुनने की हिम्मत नहीं होती वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि तकनीक से जोड़कर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। ड्रोन दीदी इसी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ नारा ही नहीं दिया बल्कि निष्ठा के साथ महिला सशक्तिकरण की ओर काम किया है। सेलेक्टिव राजनीति करने के आरोप प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर लगाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार देश में होते हैं, विपक्ष का सेलेक्टिव रवैया चिंतनीय है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के संविधान बचाने वाले चुनावी मुद्दे का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में संविधान के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे संविधान पर बुलडोजर चला दिया गया हो। उन्होंने संविधान के लिए कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस का दोहरापन समझ से परे है। वो जांच व्यवहार पर सवाल भी उठाते हैं। भ्रष्टाचारियों के जेल जाने पर विपक्ष हल्ला भी करता है। पेपर लीक, विशेष तौर पर नीट यूजी पेपर लीक पर प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्ती से निपट रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया कि उनका परिश्रम और भविष्य दोनों सुरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर के विषय पर पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद प्रदेश में अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि इसी तरह ही पूर्वोत्तर भारत विकास की राह पर है, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए प्रयासरत रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सत्र के समापन के पश्चात संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्रीगण एवं संसद सदस्य उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट समितियों का गठन किया है। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। पहले की तरह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को शामिल किया गया है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, किंजरापू समेत एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मंगलवार को कजाकिस्तान पहुंचे। 2 दिवसीय बैठक से पहले उन्होंने अस्ताना में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अस्ताना के पुष्किन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें भारतीय समुदाय के सदस्य और भारत के मित्र शामिल हुए। हेमंत सोरेन झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इससे पहले इंडी गठबंधन विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को दल का नेता चुना गया। लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी द्वारा कई जगहों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता सड़कों पर उतरकर राहुल के बयानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भाषण में हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता दिखती है। बीजेपी के युवा नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में हिंदुओं को बदनाम करने वालों के लिए टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राहुल गांधी के बयान पर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक चौराहे पर राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिख पोतकर उसे जलाकर विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उनके साथ स्थानीय सांसद और विधायक व प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी के हाथरस जिले के फुलराई गांव में प्रवचन कार्यक्रम हादसे में घायल श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालचाल जाना। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस घटनाक्रम पर एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने हाथरस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने हाथरस हादसे के मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हाथरस घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि घटना दुखद है। किन कारणों से यह घटना घटी है उसकी जांच की बात की गई है और जो इस घटना में शामिल होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के हादसे पर केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि हाथरस में जो हुआ वो दुखद घटना है। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने हाथरस का दौरा किया। हाथरस दुर्घटना को लेकर उन्होंने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और सीएमओ हाथरस के साथ अस्पताल जाकर घायल महिलाओं से मुलाकात की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मॉनसून के सक्रिय होने से उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति हो गई है। बिहार और नेपाल के तराई वाले इलाकों में मॉनसून की अति सक्रियता की वजह से कोसी के साथ अन्य नदियां उफान पर हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने के चलते महानंदा, गंडक, परमान सहित अन्य नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में इन दिनों नदियों के किनारे पर कटाव तेजी से हो रहा है। अमौर प्रखंड के महेश बथना में कनकई नदी के कटाव की वजह से कई घर नदी में समा चुके हैं।
कई जगहों पर तो लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि तिनका तिनका जोड़कर उन लोगों ने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अब प्रकृति की वजह से घर छोड़ने को विवश हैं। पूर्णिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार मामले में एक्शन लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही से बचने को कहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति हो गई है। बरेली के जिलाधिकारी ने कई जगहों पर निरीक्षण भी किया। यूपी के जनपद मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। जलभराव के कारण यातायात पर असर पड़ा है। कई जगहों पर नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। मुरादाबाद में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बारिश का असर रेल परिवहन पर ना पड़े। इसको लेकर रेलवे की टीमों को मौके पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। असम के नौगांव जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। करीब 30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के पानी से हाथीमुरा तटबंध का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की तैयारियों का आकलन करने सहित राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कामरूप जिले में बाढ़ के मद्देनजर गरल भट्टापारा और रानी चापुरी में लोगों से मिलकर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शहरी बाढ़ को रोकने के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा की वजह से असम में बाढ़ की समस्या गंभीर है, लेकिन अगले कुछ दिनों में परिस्थिति में सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ की वजह से लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। पीड़ित लोगों के लिए राज्य सरकार की ओर से सही कदम उठाए गए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर राज्यों में चौतरफा विकास देखने को मिला है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि अगले 3 साल के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल कनेक्टिविटी स्थापित कर दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामलों को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि गर्भवती महिलाओं की जांच करें। भारत ने 2016 में गुजरात राज्य से पहला जीका मामला दर्ज किया था। तब से अब तक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक बार फिर आरोपों में घिर गए हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच और सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। एक छोटा सा ब्रेक। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने उद्योग भवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशवासियों से की थी।
पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में सर्चिंग के दौरान बीएसएफ को निसोके गांव में असलहों से भरा एक पैकेट मिला है। पैकेट में 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 40 कारतूस मिले हैं। गोला बारूद पर अंकित निशान से साबित होता है कि ये पाकिस्तान निर्मित हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों को चीन में निर्मित ड्रोन भी मिला है। मध्य प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2024-2025 का 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का फोकस राजस्व आय में वृद्धि करना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में हरियाली देखने को मिली। सेंसेक्स 545 अंकों की बढ़त के साथ 79,987 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखी गई। निफ्टी 163 अंकों की बढ़त के साथ 24,287 पर बंद हुआ। नए कारोबार और निर्यात बढ़ने से भारत के सेवा क्षेत्र में आई मजबूती। पीएमआई 60.2 से बढ़कर 60.5 पर पहुंच गया है। भारतीय रेलवे की माल ढुलाई से आय जून 2024 में 11% बढ़कर 14,798 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वर्ष समान अवधि में 13,316 करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जून में रेलवे ने 135.46 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया है। इस दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 10.07% की बढ़त हुई है। देश में आधुनिक तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन आधारित तकनीक पर फोकस किया गया, जिससे ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कृषि और दूसरे क्षेत्रों को बेहतर बना के देश को विकसित बनाया जा सके। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव के पहले दिन ड्रोन पर फोकस रहा। भारत में लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी BMW ग्रुप इंडिया की बिक्री में 2024 की पहली छमाही में 21% का इजाफा हुआ। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कोयला उत्पादन जून में रिकॉर्ड 14.5% बढ़कर 84.63 मिलियन टन हो गया है, जो कि पिछले वर्ष समान अवधि में 73.92 मिलियन टन था। आर्थिक मामलों के थिंक टैंक NCAER के एक शोध पत्र के अनुसार महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत में गरीबी 2011-2012 के 21.2% से घटकर 2022-2024 में 8.5% पर पहुंच गई है। भारत के टॉप 18 राज्यों के रेवेन्यू को लेकर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में रेटिंग फर्म ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में टॉप 18 के रेवेन्यू में 8 से 10% की तेजी से बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी कलेक्शन और केंद्र से वित्त के हस्तांतरण की वजह से कुल राजस्व में तेजी आएगी। बेरिल तूफान ने कैरेबियन द्वीप समूहों में भयंकर तबाही मचाई है। तूफान बेरिल दक्षिण पूर्वी कैरेबियन के द्वीपों को पार करने के बाद अब जमैका की ओर रुख कर चुका है। श्रेणी 4 का खतरनाक तूफान बेरिल अब श्रेणी 5 में तब्दील हो चुका है। गौरतलब है कि 2007 में डीन तूफान के बाद ये जमैका में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। डोमिनिकन गणराज्य और हैती में भी भारी बारिश हो रही है। तूफान के कारण अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। केन्या में वित्त विधेयक 2024 का भारी विरोध जारी है। विधेयक में टैक्स दरों में वृद्धि के प्रस्ताव से आक्रोश उपजा। सरकार के खिलाफ विरोधी प्रदर्शनों में अब तक कई लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से बदलेगा इतिहास। इस चुनाव की खास बात यह होगी कि यह देश के इतिहास में सबसे विविध संसद बनने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की के नेता रेसेप तैयप एर्दोआन से मुलाकात की।
दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले के साथ ही मंत्रियों और उपमंत्रियों के एक नए समूह ने आधिकारिक रूप से अपने पद की शपथ ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर दिनीप्रो पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और 34 लोगों के घायल होने की पुष्टि की। उत्तरी इजराइल के शहर कार्मियल में एक शॉपिंग मॉल में चाकूबाजी की घटना में एक की मौत हो गई। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। इजरायली पुलिस की जानकारी के मुताबिक हमलावर की भी मौत हो गई है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में स्थित नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। नेपाल में नाटकीय घटनाक्रम के तहत 2 सबसे बड़े दलों नेपाली कांग्रेस और CPN-UML ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक नई राष्ट्रीय सर्वसम्मति की सरकार बनाने के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश वायुसेना के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल हसन महमूद से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। NPCE इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मध्य पूर्व और अफ्रीका की प्रमुख डिजिटल कॉमर्स कंपनी नेटवर्क इंटरनेशनल के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात में UPI के माध्यम से QR कोड आधारित भुगतान लेने की सुविधा शुरू की है। विंबलडन महिला सिंगल के दूसरे राउंड में अफ्रीका की कोको गॉफ ने रोमानियाई टेनिस खिलाड़ी एंका टोडोनी को करारी शिकस्त दी। कोको गॉफ ने एंका टोडोनी को 6-2, 6-1 से हराया। भारतीय क्रिकेट टीम की कल सुबह भारत वापसी हो जाएगी। T20 विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेट टीम एयर इंडिया विशेष चार्टर्ड उड़ान AIC 24 से वापसी करेगी। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने DD न्यूज के साथ विशेष बातचीत में जानकारी दी कि कल PM मोदी से तमाम खिलाड़ी मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुंबई में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया जाएगा। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सम्मानित किया। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड की धरती पर हराकर 5-2 से श्रृंखला जीती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे बधिर खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड में सीरीज में जीत दर्ज की है। ये भारत के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। पंकज ने पहले मैच में म्यांमार के ओंग फायो को हराया। तुर्की की टीम ने यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तुर्की ने ऑस्ट्रिया की टीम को हरा दिया। तुर्की की टीम अब क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स की टीम से भिड़ेगी। तुर्की ने ऑस्ट्रिया को हराकर यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। तुर्की के प्रशंसकों ने इसे जीत का जमकर जश्न मनाया। कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना उरुग्वे से होगा। अपने अंतिम ग्रुप स्टेज के मैच में ब्राजील ने कोलंबिया के साथ ड्रॉ खेला। कोपा अमेरिका में कोस्टा रिका ने पैराग्वे को 2-1 से मात दी। कोस्टा रिका ग्रुप में ब्राजील के पीछे दूसरे स्थान पर रही। जॉर्जिया की टीम यूरो 2024 में शानदार प्रदर्शन करके देश वापस लौटी तो प्रशंसकों ने उनका शानदार स्वागत किया। जॉर्जिया ने अपने पहले यूरो कप में पुर्तगाल को मात देने में कामयाबी पाई थी। स्लोवेनिया की टीम राष्ट्रीय फुटबॉल टीम यूरो कप में हिस्सा लेने के बाद घर वापस लौटी तो उनका शानदार स्वागत किया गया। स्लोवेनिया पहली बार यूरो कप के नॉकआउट दौर में पहुंची थी। नोवाक जोकोविच ने कहा कि वो विंबलडन के पहले दौर में अपने प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। जोकोविच ने घुटने की सर्जरी के बाद ये पहला मैच खेला था। दुनिया भर के गेमर्स रियाद में पहले ई-स्पोर्ट्स विश्व कप में हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में $60 मिलियन की इनाम राशि रखी गई है।
यूट्यूब के फेमस कंटेंट क्रिएटर और एक्टर भुवन बाम बीबी की वाइन्स यूट्यूब चैनल के 9 साल पूरे होने पर ढिंढोरा के दूसरे सीजन की घोषणा कर चुके हैं और बताया कि ये टीटू मामा के किरदार पर बेस्ड एक रोमांटिक कॉमेडी है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अनुष्का को वीडियो कॉल पर बेरिल तूफान का भयावह मंजर दिखाते नजर आ रहे हैं। अब जापान के सिनेमाघरों में शाहरुख खान की फिल्म जवान होगी रिलीज। 29 नवंबर को जापान में रिलीज होगी ये फिल्म। ऑस्कर विजेता और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर रॉबर्ट टाउन का निधन हो गया है। उन्होंने 89 साल की उम्र में लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। ऋतिक रोशन की क्रिश के जूनियर कृष्णा का किरदार निभाने वाले मिकी धामीजानी अब बड़े हो गए हैं, डॉक्टर बन करते हैं आंखों का इलाज। मिर्जापुर के तीसरे सीजन को रिलीज होने में बस एक दिन और बाकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा है। इसी के साथ इसके डायलॉग भी खूब वायरल हो रहे हैं। रिलीज के महज 6 दिन में ही फिल्म कल्कि 2898 AD सफलता के शिखर पर पहुंच गई है। फिल्म कल्कि 2898 AD ने मात्र 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड 680 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई का आंकड़ा पार किया। बॉलीवुड फिल्मकार निवेदिता बासु ने अपनी दोस्त और फिल्मकार एकता कपूर की बायोपिक बनाने की इच्छा जाहिर की। सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख अभिनीत फिल्म काकुड़ा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। निर्माताओं ने ऐलान किया कि फिल्म 12 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।